सलाम माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। मौजू है गालिब और शेर है ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता। इस शेर में कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज हैं नहीं। पहले मिसरे में गालिब ने तसव्वुफ और अपने अंदाज बयान के बारे में कहा है और दूसरे मिसरे में वली होने का क्लेम फाइल कर दिया है और फिर ना होने की वजह भी खुद ही बता दी। तो फिर इस शेर में है क्या? वहां पे जाने से पहले कुछ गजल के चंद असूल बहुत ही सादा अल्फाजों में मैं आपको बताता चलूं, शायद जिनको याद ना रहे हो उनके बेनिफिट के लिए। गजल का शेर, उसके दो मिसरे, दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया। अगर दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया है तो ये मतला कहलाएगा और ये अमूमन पहला शेर होता है गजल का। यही शेर गजल का मीटर या उसका वजन, उसका तयन भी कर देता है। बाकी अशार में दूसरे मिसरे में रदीफ काफिया और यही फिर आखिरी शेर तक रहेगा, यही मीटर, यही वजन बरकरार रहेगा। आखिरी शेर में अगर शायर या शायरा अपना नाम या तखल्लुस का इस्तेमाल करें तो उसको मक्ता कहते हैं। एक जो अहम असूल है और मैं चाहूंगा कि आप उसको याद रखें, वो है कि शेर में जो बात कही जा रही है या बताई जा रही है या जो मौजू है, वो बात पूरी तरह पढ़ने या सुनने वाले को पहुंच जाए। उस बात को पहुंचाने के लिए किसी दूसरे शेर पे इन्हिसार नहीं किया जाएगा। इसको याद रखिएगा। तसव्वुफ के बारे में भी बताता चलूं, जब मिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी या डिवाइन को सब्जेक्ट या मौजू बनाया जाए तो वो तसव्वुफ का शेर बन जाता है या उसको तसव्वुफ का शेर कहते हैं। तो अब हम आते हैं इस शेर की तरफ। तो आप देखेंगे कि पहले मिसरे में गालिब ने लफ्ज ये का इस्तेमाल 2 दफा किया, जिससे साफ जाहिर है कि ये दानिस्ता किया गया है। मगर इसके करने से एक प्रॉब्लम हो जाती है और वो ये है कि इस शेर में ना ही तसव्वुफ है और ना ही अंदाज़े बयान, जबकि इस लफ्ज के इस्तेमाल से तसव्वुफ और अंदाज़े बयान का यहां होना लाजमी था। तो ऐसा है नहीं। गालिब के पढ़ने वाले कह सकते हैं कि गालिब अपने दीवान में जो तमाम तसव्वुफ के अशार हैं और हर शेर का जो एक खास अंदाज बयान है उनके बारे में कह रहा है, तो ये दुरुस्त ना होगा। क्योंकि अगर ऐसा गालिब करना चाहता तो फिर बहुत ही आसानी के साथ इस शेर को यूं कह सकता था, सब मसाइल तसव्वुफ और तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते। तो बात समझ में आती और हम उन अशार को याद करके या अपने जहन में लाके इस शेर को पढ़ के वाह वाह कर सकते थे। तो गालिब ने ऐसा किया नहीं है। तो फिर किया क्या है? गालिब ने इस गजल में एक तसव्वुफ का शेर भी कहा है और ये मक्ता सिर्फ और सिर्फ उसी एक शेर को रेफर कर रहा है, जो इस बात से भी साबित है कि अपनी इस लंबी गजल में गालिब ने उस तसव्वुफ के शेर को दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं जगह पे नहीं रखा, बल्कि इस मक्ते के बिल्कुल ऊपर रख दिया। आप दीवाने गालिब उठाएं, इस गजल पे जाएं और खुद देख लें। मैं आपको चंद स्लाइड्स सैंपल के तौर पे दिखा देता।
تو غالب یہاں پہ کر کیا رہا؟ غالب تصوف اور انداز بیان اپنے اس شعر میں رکھ رہا ہے جو تصوف کا ہے پیورلی، اور پھر مقطع میں اس شعر کو ریفر کر رہا، اور پھر اس تصوف کے شعر کو بیسس بناتا ہے اپنے مقطع میں ولی ہونے کا جو کلیم فائل کر رہا. یعنی اس نے ایک طرح سے ان دو اشعار کو باندھ دیا ہے، جوڑ دیا، ایک سیملیس ویلڈ کر دیا. مگر ایسا کرنے سے غالب نے غزل کا ایک اصول جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کو بھی ڈسٹرب کیا. جب ہم ان دونوں اشعار کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو میری بات واضح ہو جائے گی. مگر وہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، وہ یہ کہ غالب نے اپنے اس تصوف کے شعر میں ڈیوائن کو سبجیکٹ اور موضوع بنایا ہے، اور وہ بھی رب العزت کی سب سے بڑی صفت کو، اس کے سب سے بڑے ایٹریبیوٹ کو، رب العزت کی سنگولیرٹی، اس کا واحد ہونا، اس کا یونیک ہونا. تو آئیے ہم ان دو اشعار کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں جس طرح غالب نے ان کو ڈیزائن کیا ہے. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. تو اب ہمیں یہ کا استعمال کرنا وہ بھی 2 دفعہ سمجھ میں آتا. مائی فیملی اینڈ فرینڈز، آپ کو آج بھی ادبی میگزینز، رسالوں میں، حتیٰ کہ ہمارے اردو کے نصاب میں غزل کا یہ جو مقطع ہے یہ آئسولیشن میں تنے تنہا لکھا ہوا مل جائے گا. تو اگر آپ کبھی ایسا دیکھیں اور اس کو پڑھنا پڑے تو صرف ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں اس سے بندھا ہوا اور ایک خاص انداز بیان کے ساتھ جو تصوف کا بہت بڑا شعر ہے اس کو لے آئیں. اگر یاد نہ ہو تو اس کے بارے میں صرف سوچ ہی لے اور پھر پڑھ لے، غالب کا حق ادا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.